हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। मैं राकेश कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर। हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है। आपने क्या समझा कि आप जब कोशिश करते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि एक मर्तबे दो मर्तबे कोशिश करने के बाद आपको सफलता मिल जाए, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि जिन्होंने आज तक सफल हुआ है वह एक लगातार कोशिश करने के बाद ही सफल हुआ है। यानी कि आप अगर कोशिश कर रहे हैं, एक बारी, दो बारी, चार बारी, घबराइए नहीं, कभी ना कभी सफलता आपको भी मिलेगी। एक हाल फिलहाल की घटना है, बता दूं मैं आपको। हमारे समस्तीपुर जिला का नाम रोशन किया है। उनका नाम है, लड़के का नाम है वैभव सूर्यवंशी। 14 वर्ष का आयु, करोड़ रुपया की बात नहीं है। बात है कि पूरी दुनिया में हमारी समस्तीपुर जिला का नाम एक सुनहरे अक्षरों में लिख करके आया है। हमें इस बात का खुशी होती है। हम नहीं कर सके तो क्या हुआ, कोई तो किया हमारे जिला का। क्लियर। जब उनके बारे में हमने सर्च किया तो हमें पता चला कि वह 2017 से लेकर लगातार प्रयास कर रहा था। तो ये 8 वर्षों का सफर तय करने के बाद उसे यह सफलता मिली है। समझ में आई बातें कि अगर वो 8 वर्ष लगातार परिश्रम किया है, दिन रात परिश्रम किया है, तब जाकर के सफलता मिली है। तो हमें भी लगातार कोशिश करनी चाहिए। सफलता देर सवेर मिलेगी जरूर, और इतना अपने आप पर भरोसा जरूर रखना चाहिए कि हम भी कुछ कर सकते हैं। तो ज्यादा देरी ना करके हम लोग आज उपस्थित हुए हैं, इस सभा को शुरू करेंगे। क्लास 10th का भौतिकी शास्त्र चैप्टर नंबर 3 है, जिनका नाम है मानव नेत्र, वायुमंडलीय अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। यानी भारतीय भवन का जब निकालिएगा, तीसरे अध्याय में आपको ये देखने को मिलेगी। चैप्टर को हमने बखूबी आपको समझाया है। आशा और उम्मीद है अगर आप वो देखे होंगे तो बखूबी समझ में आया भी होगा। एक एक चीजों को हमने डिटेल्स में समझाया। अब आज चलेंगे हम लोग, क्योंकि थंबनेल आप देखे होंगे, वहां लिखा हुआ है अति लघुत्तरीय, तो आज अति लघुत्तरीय क्वेश्चन होगा। बस करना कुछ नहीं है आपको, आराम से मोबाइल को फुल स्क्रीन में करिए और एक स्टैंड में उसको रखिए और ध्यान से सुनिए। हर एक क्वेश्चन को आंखों के रास्ते आपको दिल में उतारने का प्रयास करेंगे। बस चलते हैं राफजी स्टाइल में, थोड़ा सा शुरू करेंगे आज। चलते हैं मेरे शेर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक नेत्र के उस गुण को क्या कहते हैं जो विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं को फोकस करता है। यानी कहने का अर्थ है कि हमारे नेत्र में, थोड़ा सा लगता है वीडियो का नंबर कट रहा है, अब दिखाई पड़ेगा अच्छा से। हाँ, अब ठीक है। नेत्र के उस गुण को लिखिए जिसके कारण हमारी नेत्र में जो रेटिना और लेंस के बीच की फोकस दूरी है वह स्वतः बढ़ती घटती रहती है। वो पूछ रहा हमसे। यानी आपने क्या पढ़ा था कि हमारा नेत्र गोलक है, यहाँ हमारी क्या है लेंस, और यहाँ क्या है हमारी रेटिना। इसके बीच की जो फोकस दूरी है वह स्वतः बढ़ती है और स्वतः घटती है। तो इस गुण को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम लोग समंजन क्षमता। किससे होता है तब पूछेगा, तब हम लिखेंगे सिलियरी पेशियां द्वारा। इस गुण को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम लोग समंजन क्षमता कहते हैं। किसी को दिक्कत? तो नेत्र के वैसे गुण जिसके कारण हमारी नेत्र लेंस की फोकस दूरी और रेटिना के बीच की जो दूरियां हैं वह स्वतः बढ़ती घटती रहती है। इस गुण को क्या कहते हैं हम लोग? नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। नेक्स्ट नंबर, क्या भिन्न भिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए नेत्र लेंस की फोकस दूरी सिलियरी पेशिया द्वारा परिवर्तित होती है? तो अभी तो हम लोग वही पढ़ रहे थे। तो हाँ भाई, सिलियरी पेशिया द्वारा हमने आपको समझाया था, याद होगा कि हमारा ये क्या भाई रे, नेत्र गोलक, यहाँ क्या रखी हुई है लेंस। लेंस को पकड़े हुए कौन रहता है? ये वाली, इसको क्या कहते हैं हम लोग? सिलियरी पेशिया। यही फैलती और सिकुड़ती है जिसके कारण नेत्र लेंस या तो पतला हो जाता है या मोटा हो जाता है, ठीक है ना, जिसके कारण हमारी लेंस की फोकस दूरी
ऑटोमेटिक एडजस्ट होती है। एडजस्ट का मतलब बढ़ती घटती रहती है। तो ये किसके कारण होती है? सिलियरी पेशियां। तो वही पूछ रहा है क्या सिलियरी पेशियां द्वारा होती है? तो लेकिन हाँ एकदम होती है। किसी भाई को दिक्कत? आगे चले क्वेश्चन नंबर आगे। किसी व्यक्ति के चश्मे में लगे लेंस की क्षमता +15 है, तो वह उत्तल हो गया या अवतल? ये तो आ गया चैप्टर पीछे वाला बात। नहीं जी, कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? नहीं, निर्देशांक चिन्ह पर पार्टी याद करिए। बिल्कुल, कि हम लोग ऐसे देखे थे, यहां रखे थे हम लोग, क्योंकि यहां से हम लोग चलते हैं निगेटिव, यानी इसको कहते थे ऋणात्मक। इधर थी, जब भी चलेंगे तो बाईं ओर से चलेंगे, यहां से अपवर्तन होकर के भागेगी ऐसे, इधर गई है तो इसीलिए क्या हो गया? धनात्मक। तो धनात्मक अगर फोकस दूरी है तो कौन है वो? अब कहेगा सर जी तरी अब तोलो वाला समझाई दीजिए ना, लगले लगले। तो चला 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 चला, ऐसे था, ऐसे दिए थे, याद है ना? यहां से ये गई थी तो भाग गई थी, तो पीछे ले आए थे, तो फोकस अब ऋणात्मक हो गया ना। चलिए, तो आपसे पूछ रहा है कि अगर प्लस है तो कौन होगा? फोकस दूरी प्लस है तो उत्तल। अगर कहीं पूछ दिया कौन दोस्त, तब क्या बताओगे? दोस्त, निकट या दूर? अच्छा, उत्तल है तो कौन होगा? दूर होगा, क्योंकि छोटे छोटे अक्षरों को हम लोग मिलाए थे, याद है ना? और निकट का 3 अक्षर, तो अवतल मिला दिए थे उरा से 4 अक्षर वाला के साथ। नहीं, चलिए अब आगे चलेंगे हम लोग। कह रहा आपसे मानव नेत्र के 3 मुख्य दृष्टि दोष। ऐसे हम लोग दोष के बारे में पढ़े थे, 4 के बारे में नहीं पढ़े थे, लेकिन यहां पूछ रहा है 3 दृष्टि दोष। क्या क्या बताओगे? तो निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता। लिखेंगे मानव नेत्र के 3 मुख्य दोष हैं, निकट दृष्टि, दूरदृष्टि और जरा दूरदर्शिता। किसी भाई को दिक्कत? आगे, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? स्पष्ट दर्शन की जो हमारी न्यूनतम दूरी है वो क्या है? नहीं 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 नहीं, नहीं, वो नहीं पूछ रहा है। पूछ रहा है आपसे कि क्या है? तो जहां से हम देखना शुरू कर पाते हैं, अर्थात वो कितना है? 25 cm है, ठीक है, लेकिन जहां से हम देखना शुरू करते हैं, नेत्र से 25 cm निकट रखी वस्तु तो हमको दिखाई पड़ेगी नहीं, 25 cm से हम शुरू करते हैं, तो ये हमारी क्या है? निकट बिंदु है। स्पष्ट दर्शन की क्या है? निकटतम बिंदु। वही कह रहा आपसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? तो लिखेंगे जहां से हमें दिखाई देना शुरू करती है वह हमारी स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी है, और वह कितनी होती है? 25 cm। अब कहेगा सर जी ऐसा का है? तो क्योंकि आगे क्वेश्चन एक और इसने सवाल दे दिया है, तनका समझ हो, दोनों में स्पष्ट हो जाएगा तुमको। 5 तो देख लिया, 6 देखो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मान लगभग कितना होता है, वही पूछ रहा है, मान कितना। तो अब यहां लिखेंगे मान पूछ रहा है तो लिखेंगे 25 cm। कोई दिक्कत? कितना पूछेगा तब, और उसमें नहीं पूछ रहा है कितना, देख रहा है ना, दूरी क्या है पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा स्टाइल में समझिए, दूरी क्या है, और यहाँ कह रहा है कितना है, तो कितना बोलेगा तो अंक में लिख दिए 25 cm, लेकिन वहां कहेगा तो हम लिखेंगे जहां से हम देखना शुरू करते हैं, और वहां पर लिख देंगे यह 25 cm से शुरू होती है। हो गया क्लियर? नेक्स्ट नंबर, नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु और निकट बिंदु। तो दूर बिंदु हमारी क्या है और निकट बिंदु क्या है? ये सब तो हम लोग कितना क्लियर कर लिए कि स्पष्ट दर्शन की जो हमारी न्यूनतम दूरी है वो क्या है, अधिकतम दूरी क्या है हमारी? चलिए बहुत सुंदर, आनंद है तो आनंद लीजिए। आगे चलेंगे, जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी बढ़ा देते हैं, नेत्र से कोई वस्तु की दूरी बढ़ा देते हैं, तो नेत्र प्रतिबिंब दूरी में क्या फर्क होता है, क्या अंतर होता है? बताओ भाई। कोनो परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि हमारी लेंस जो है ना ऑटोमेटिक एडजस्ट होते रहती है, तब फोकस दूरी में कोई परिवर्तन, ठीक है। किसी वस्तु की दूरी बढ़ाएंगे या दूरी घटाएंगे तो हमारी नेत्र लेंस की जो फोकस दूरियां हैं वो एडजस्ट खुद ब खुद हो जाती है, उसमें कोई परिवर्तन, ठीक है। कोई दिक्कत? समझ में आ गई बातें? अब आगे, एक व्यक्ति जिसका नेत्र निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है 1.5 मीटर से अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, यानी उसको कौन सा बीमारी है भाई रे?
तो निकट दृष्टि दोष। अब सामान्य दृष्टि पाने के लिए उसे किस प्रकार की लेंस लगाना होगा? तो निकट है तो कौन सा? अवतल लेंस, क्योंकि निकट में प्रतिबिंब रेटिना के पहले बनता है। तो हम लोग कहे थे कि बउआ रे ऐसा लेंस चाहिए जो धकेल धकाल के पहुंचावे, तो कौन लेंस लाएंगे उसके लिए? कोई दिक्कत? क्या तोरा कोई परेशानी है क्या? तो स्माइल नहीं है? हाँ स्माइलिंग रखिए। अच्छा अच्छा, उससे तो कुटाई उटाई की बात अलग होगी। चलिए आगे सुनेंगे। एक विद्यार्थी अपने क्लास के अंतिम पंक्ति में बैठने पर ब्लैक बोर्ड पर लिखावट स्पष्ट नहीं देख पाता है। उनकी आंख किस प्रकार की दृष्टि से ग्रसित है? अब मान लीजिए अभी हम लोग यहाँ बैठे हुए थे, उधर देखो लड़का सबसे लास्ट वाला जो बैठा हुआ है, वो कह रहा सर हमरा तो दिखाई नहीं पड़ता है बोर्ड वाला कुछ हो। तो हम अब अनुमान लगाएंगे कि उसको कौन सा बीमारी है? निकट दृष्टि होगा ना। दूर की चीज नहीं दिखाई देती है तो निकट, उल्टा हो जाता है। हम लोग कई बार पढ़े हैं कि दूर नहीं दिखाई पड़ेगा तो निकट दृष्टि, और निकट नहीं दिखाई पड़ेगा तो दूर दृष्टि। इसको हम लोग कैसे क्लियर कर लिए थे, याद है ना? कि निकट बिंदु खुसुक के चल आया था, खुसुक के चल गया था दूर, और दूर वाला खुसुक के चला आया था निकट। ये सब तो हम लोग क्लियर किए थे चैप्टर में, तो वहां देख लेंगे। अब उसको कौन सा दोष बताइए? निकट दृष्टि। अब वो बउआ को कोनो लेंस चाहिए जो साफ साफ दिखाई पड़े, तो निकट है तो कौन लगाएंगे? बात खत्म। निकट दृष्टि में अवतल लेंस। कोई दिक्कत? तो लिखिएगा कैसे? तो लिखिएगा दूर बच्चे बैठे हुए हैं, दूर की चीज उन्हें नहीं दिखाई पड़ रही है, इसका मतलब उसको निकट दृष्टि दोष है। अब इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस की जरूरत है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष हो जाता है? अब देखिए हमारी नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो गई है, तो कब हो जाएगा? कब? जब गोलक हमारा छोटा हो जाएगा तब। कौन सा दोष होगा बताइए? कोई दिक्कत? यही ना होगा? समझ में आई बातें? चलिए आगे चलेंगे। नहीं गोलक नहीं, सॉरी, लेंस। लेंस लेंस हमारा क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा तब। अब आगे चलेंगे। तो कौन सा दोष होगा हमारा? आगे, एक व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस लगा है, वह किस दृष्टि से दोष ग्रसित है? ये सब तो कितना बार जप लिए एक के बाद को। नहीं, अगर वो कौन सा दोष में है? निकट में है तो अवतल लेंस। अवतल लेंस पहन ले है तो कौन दोष? बात खत्म। अब आगे, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है? तो दूर दृष्टि में। क्या उसमें नेत्र गोलक हमारा क्या हो गया था? छोटा हो गया था। नहीं देखे थे, ऐसे था और उस सिकुड़ के चलाया था यहां तक, तब प्रतिबिंब तो अपना बन रहा था, जहां बनना था बन रहा था, लेकिन यह गोल के पीछे घुस के चला गया। नहीं तो कौन सा दोष हो गया उसको? कौन सा दोष? दूर दृष्टि। तो वही कह रहा है प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनेगा कौन दोष में? दूर दृष्टि में। आगे चलते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन समझते हैं क्या कहता है। अस्पष्ट किरण चित्र द्वारा निकट दृष्टि दोष का वर्णन करिए। अब ये चित्र बनाना है आपको निकट दृष्टि दोष का, तो हम लोग चित्र देखे थे, याद है ना? देखिए ये हमारा सामान्य नेत्र है, यहाँ हमारी लेंस है, ये हमारी रेटिना है। विभिन्न दूरियों से आ रही प्रकाश किरणें ऐसे आई है और अब बर्तन के बाद एक ही बिंदु पर बनेगी। किसी भाई को दिक्कत? चलिए अब यहाँ पर क्या हो जाता है, दूसरी स्थिति में हमारी जो नेत्र गोलक है वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। क्लियर? यहाँ पर क्या हमारा लेंस है, यहाँ हमारी लेंस है और ये हमारी रेटिना है। अब वो आ तो रही थी यहाँ से ठीक ठाक, कोई बढ़िया नहीं, यहाँ आकर के ये पहले बन गई। क्लियर? तो अब यहाँ प्रतिबिंब बन रही, रेटिना वहां है, प्रतिबिंब बन रही है, यहाँ दिखाई पड़ेगी? नहीं दिखाई पड़ेगी। तो अब क्या करेंगे? वही कहानी, नेत्र गोलक तो वही वाला है, ये है, और यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? एगो लेंस रखेंगे, ये रेटिना हुआ। अब प्रतिबिंब बन रहा था ऐसे, तो अब इसको क्या करेंगे? यहाँ पर हम लगा देंगे वो कौन सी? अवतल लेंस। तो ये अब क्या होगा? ये धकेल धकाल के पहुंचा देगा वहां। कोई दिक्कत? बस ये ऐसे फोटो आपको बनाना है वहां। समझ में आ गई बात? कि पहला में तो ठीक ठाक था, लेकिन जैसे बीमारी हुआ तो घुस के भाग गया होने, तब फोटो बन गया पहले,
तो अवतल लेंस लगा दिए कि धकेल को पहुंचा दिया, दैट्स ऑल। चलिए, आशा उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, चलते हैं नंबर 15। ये सब तो आप लोगों को याद ही होगा, क्योंकि ये तो हम लोग देख लिए एकदम पूरा निचोड़ निचोड़ निकाल के देख लिए थे। दीर्घ दृष्टि दोष किस प्रकार के लेंस से, दूर दृष्टि दोष कौन से लेंस से दूर होगा? अब बताइए, कोई क्वेश्चन है 14 बेर एक एक चीज को पूछ रहा है। किताब लिखने वाला पता नहीं क्या समझ के लिखा। कभी कभी अपवर्तन वाला लिखता, पूछता टिंडल प्रभाव का, पूछता तारे टिमटिमाने के बारे में कुछ ऑब्जेक्टिव पूछ देता। सो नहीं तो एक चीज को 14 बार वह पूछ रहा है यार। अब आगे चलेंगे। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर है? तब वायुमंडलीय अपवर्तन हम लोग पढ़े थे नहीं, बस लिखेंगे तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होती है। अगर विस्तार से अगर समझाना हो, विस्तार से अगर समझानी हो तो हम लोग क्या करेंगे, तो उसमें लिखेंगे कि ऐसे ऐसे करके हम लोग बताए थे ना, याद है? अब वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो समझा देंगे कि कैसे कैसे हम लोग पढ़े थे, याद है ना? क्या बताए थे कि जब मान लीजिए ये हमारी क्या है, गर्म वायु, फिर नीचे हल्की वायु भारी, फिर उसके बाद हल्की हवा, प्रकाश आएगी तो ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे तिरछी तिरछी करके चलेगी नहीं, तो यही घटना। तो उतना हमको अभी समझाना नहीं है, क्योंकि हम क्वेश्चन आंसर देखने आए हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, वायुमंडलीय अपवर्तन की। अगर विशेष समझना आप चाहते हैं तो चले जाइए हमारे चैनल पर। आगे चलेंगे। श्वेत प्रकाश के विभिन्न वर्णों में विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं भाई? तो वर्ण विक्षेपण। श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म पर पड़ती है, 7 रंगों में बढ़ जाती है, इस घटना को क्या कहते हैं हम लोग? चलिए आगे चलेंगे। जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है, एक प्रिज्म से होकर के, तो किस वर्ण के प्रकाश का सबसे अधिक विचलन होता है? तब बैगनी का विचलन सबसे ज्यादा, किसका कम? तो लाल का सबसे कम। कहीं पूछ दिया तरंग दैर्ध्य किसका, तो लाल का तरंग दैर्ध्य ज्यादा, कम किसका? बहुत अच्छा, बड़ी सुंदर, सब लोगों को याद है। अब आगे, क्या प्रकाश का रंग तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती है? तो हाँ बिल्कुल, जैसे हम लोग पढ़े थे कि हवा में तो सीधे सीधे आई सब रंग, उजले उजले दिखाई पड़ा, लेकिन जैसे प्रिज्म में गई उसका विचलन अलग, तरंग दैर्ध्य तो वो अलग अलग भागों में बट गई। हम कह दिए थे कि बुआरी वहां पर एक ग्राफ में दिल है, जितने रंग हैं उनके तरंग दैर्ध्य लिखा हुआ है, तो आपको याद कर लेनी है। जैसे बैगनी का तरंग दैर्ध्य कितना था बताओ? तो 400 से 440 था नहीं, और लाल का तरंग दैर्ध्य कितना था? तो 720 था। 600 से 720 के बीच में तकरीबन था नहीं, 700 था। तो वो याद रखिएगा, परीक्षा में पूछेगा आपसे। हो गया क्लियर? अब आगे कह रहा है प्रकाश के किस रंग के लिए तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? तो मैंने पूछ रहा है किसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा है? तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य ज्यादा है, सबसे ज्यादा, वहां ग्राफ में अभी देख लिए। अब आगे, अब आपसे पूछ रहा है कि लाल रंग दूर से देखने पर ही लाल क्यों दिखाई देती है? लाल रंग दूर से देखने पर ही लाल क्यों दिखाई देती है? प्रकीर्णन कम होता है नहीं, कम छितराता है। रास्ते में जो है और सब रंग रह जाता है, लेकिन लाल वाली कम छितराती है, तो दूर तक हमको दिखाई देती रहती है। वही कहता है लाल रंग दूर से देखने पर भी लाल इसलिए दिखाई देता है क्योंकि उसका प्रकीर्णन नहीं होता है, वह पूरा तेजी से हमारी आंखों तक पहुंच जाता है। आगे, क्या कारण है कि आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है? तो हम बताए थे कि सूरज से आने वाली जो किरणें हैं, सूरज से आने वाली हमारी वायुमंडल में जैसे प्रवेश करती है, तो धूलकण है, उसको कहते हैं कोलाइडी विलियन। ये कोलाइडी विलियन जो है वह क्या करती है? बोलो बोलो बोलो। प्रकाश का प्रकीर्णन कर देती है, जिसमें नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, वो सबसे पूरा फैल जाता है, इसलिए हमारी वायुमंडल कैसी दिखाई पड़ती है? कोई दिक्कत? आशा और उम्मीद है ये सब क्वेश्चन हमको पढ़ाने में मजा नहीं आया, काहे लगे कि सब पहले से हम पढ़ेले हैं और सब बच्चा को समझ में आया होगा क्या? तो अब लघुतरीय दीर्घोत्तरीय जो भी होगा उसमें ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। ये सब आप लोग खुद भी पढ़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन जो कर्तव्य था कर दिया है। तो आज के लिए इतनी रहने देते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।